Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सुर्ख बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें. Dear students, in this video we are going to discuss the MCQs of electricity and magnetism 2. जी तो फर्स्ट MCQ है whenever the magnetic flux linked with an electric circuit changes and EMF is induced in the circuit, this is called A option electromagnetic induction, B Lenz's law, C Hysteresis laws, D Kirchhoff's laws. तो वेरी ऑब्वियस है A option electromagnetic induction because we have already studied कि जब किसी भी सर्किट में जब किसी भी कनेक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है. उस ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं. और अगर सर्किट क्लोज हो तो करंट इंड्यूस होता है, उस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं. और इस सारे फिनोमिना को, सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ए ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फ्लक्स, बी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सी मैग्नेटिक फील्ड इज एसोसिएटेड विद मूविंग चार्जेस, डी नन ऑफ दीज. तो इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फ्लक्स. कि जब टाइम के लिहाज से फ्लक्स चेंज होता है फैराडे लॉ के मुताबिक तो ईएमएफ इंड्यूस होती है या करंट इंड्यूस होता है. उस करंट को हम इस ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. सो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फ्लक्स. नेक्स्ट है Lenz's law is a consequence of the law of conservation of, A option charge, B mass, C energy, D momentum. तो Lenz's law किसके मुताबिक है? तो Lenz's law जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है. हमने देखा था कि Lenz's law जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है. सो सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट है अ मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स अ कॉइल, 1 क्विकली, 2 स्लोली, देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, ए ऑप्शन है लार्ज इन केस 1, बी स्मॉलर इन केस 1, सी इक्वल इन बोथ केसेस, डी लार्ज और स्मॉलर डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द कॉइल. तो इसमें ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर है. क्यों? क्योंकि जब आपने मैग्नेट को क्विकली तेज़ी से मूव करवाया कॉइल की तरफ तो फ्लक्स में चेंज ज़्यादा आई. जितनी फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आती है उतनी ईएमएफ जो होती है वो ज़्यादा इंड्यूस होती है, क्योंकि ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी. तो एन तो कांस्टेंट है तो ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी फाई बाई डी टी. ग्रेटर द rate of change of magnetic flux, greater would be the EMF induced. So first केस में जब क्विकली मूव करवाया होगा कॉइल को मैग्नेट को तो उस वक्त कॉइल के अंदर EMF ज़्यादा इंड्यूस हुई होगी. सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये नेक्स्ट है अ करंट कैरिंग infinitely long wire is kept along the diameter of a circular wire loop without touching it. The correct statement is or number 1, the EMF induced in the loop is 0 if the current is constant. Second statement है the EMF induced in the loop is finite if the current is constant. Third है the EMF induced in the loop is 0 if the current decreases at a steady rate. तो आप इसमें वेरी ऑब्वियस देख सकते हैं कि जब तक EMF इंड्यूस इन द लूप इज 0 इफ़ द करंट इज कांस्टेंट. जब करंट कांस्टेंट होगा तो EMF इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि करंट कांस्टेंट मीन कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स या कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड.
और constant magnetic field mean constant magnetic flux, no change in flux takes place and hence EMF induced is zero. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसके अंदर वो ज़ीरो है, तो ए ऑप्शन है आई वन ओनली मीन पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी में EMF इंड्यूस इन द लूप इज़ फाइनाइट इफ द करंट इज कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो EMF कोई ना कोई मौजूद है, गलत है। EMF इंड्यूस इन द लूप इज़ ज़ीरो, नो, ये भी थर्ड भी स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि अगर जो करंट है वो कांस्टेंट है तो EMF जो होगी वो ज़ीरो होगी। नेक्स्ट है an induced EMF is produced when a magnet is plugged into a coil. The strength of the induced EMF is independent of A option है the strength of the magnet, B number of turns of the coil, C the resistivity of the wire of the coil, D speed with which the magnet is moved। तो इसमें C ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेजिस्टिविटी पे जो है वो डिपेंड EMF डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हम जानते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, कहीं भी रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का जिक्र नहीं है इस फार्मूला में, इसलिए जो EMF होती है वो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ कॉइल ऑफ insulated wire is connected to a battery. If it is taken to a galvanometer, its pointer is deflected because A option है the induced current is produced, B the coil acts like a magnet, C the number of turns in the coil of the magnet of the galvanometer are changed, C D none of these। तो इसमें A option is the right answer कि गैल्वानोमीटर की कॉइल का मूव करना इस बात का प्रूफ है कि करंट इंड्यूस हुआ है। The induced current is produced. A option is the right answer. जी, two different wire loops are concentric and lie in the same plane. The current in the outer loop, one is clockwise and increases with time. The induced current in the inner loop is, आप देख सकते हैं ये आपको दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये दो सर्कुलर लूप्स हैं। ऊपर वाली जो लूप है, बड़ी लूप है, उसके अंदर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप अपने हाथ की जो फिंगर्स हैं राइट हैंड की वो करंट की तरफ ले जाएं। जब फिंगर्स राइट हैंड की तरफ करंट की डायरेक्शन में होंगी मीन क्लॉकवाइज होंगी, तो जो थंब होगा वो इनवर्ड होगा, इनटू द स्क्रीन होगा, इनसाइड होगा। जो थंब है ये नॉर्थ पोल शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मतलब जो ऊपर वाली कॉइल है इसकी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी ये चेंज हो रही है, क्योंकि उसने कहा करंट जो है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की तरफ वो बढ़ रहा है। तो उसको जो नीचे वाली कॉइल है, जो सेंटर वाली कॉइल है, इसमें फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा, वो इसको अपोज करेगा। अब अपोज करने के लिए जो सेंटर वाली कॉइल है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल होगा वो आउटवर्ड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करने के लिए। जब वो अपोजिट डायरेक्शन के अपोज करने के लिए आउटवर्ड होगा तो इसमें फिर करंट किधर होगा, करंट फिर होगा एंटी क्लॉकवाइज। जो बीच वाली कॉइल है सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। बाहर वाली में करंट क्लॉकवाइज है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अंदर वाली कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ हमारी तरफ होगा, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है जी। नेक्स्ट MCQ है टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स कैरी अ करंट I, each circulating in the same direction. If the loops approach each other, you will observe that the current in A option each increases, B each decreases, C each remains the same, D one increases whereas that in the other decreases। मतलब दो एक जैसी सर्कुलर
लूप्स हैं हमारे पास और दोनों का जो एक्सिस है वो एक ही है, दोनों में करंट सेम फ्लो कर रहा है और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। बताइए उनमें जो करंट होगा हर एक में वो क्या करेगा? ए ऑप्शन इंक्रीज करेगा, बी हर एक में डिक्रीज करेगा, सी दोनों में सेम रहेगा, डी एक में बढ़ेगा दूसरी में कम होगा। आप इसका देखिए आंसर क्या है। As the two identical coaxial circular loops carry a current I, each circulating in the same direction, their flux add each other. Their flux add each other. दोनों का जो फ्लक्स होगा वो ऐड हो जाएगा। When the two are brought closer, the total flux linkage increases. टोटल फ्लक्स बढ़ जाएगा जब करीब लेके आएंगे। By Lenz's law, a current will be induced in both the loops such that it opposes this change in the flux. As the flux increases, the current in each loop will decrease so as to decrease the increasing flux. क्योंकि Lenz's law के मुताबिक इंड्यूस करंट हमेशा अपने काज को अपोज करता है। जब हम करीब लेके आएंगे कॉइल्स को तो हम असल में फ्लक्स बढ़ा रहे होंगे, जब हम फ्लक्स बढ़ा रहे होंगे तो करंट उसको कम करने की कोशिश करेगा, तो हर लूप का जो करंट होगा वो डिक्रीज होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड चार्ज का फ्लक्स के साथ क्या रिलेशन होता है। जैसा कि हम जानते हैं आई इज इक्वल टू ई ओवर आर होता है, आई इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर आर, या ओहम्स लॉ के मुताबिक वी को आई आर होता है ना, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। तो वी को मैंने यहाँ पे ई एम एफ से जो है वो डिनोट किया है, तो आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, ई एम एफ ओवर आर। अब जो ई एम एफ होती है वो डी फाई बाई डी टी के इक्वल होती है, डी फाई बाई डी टी। सो आई इज इक्वल टू डी फाई बाय आर, आर रेजिस्टेंस है, आर डी टी, आर डी टी। तो जो करंट होता है ये हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है डी क्यू बाई डी टी होता है। डी क्यू करंट को लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई आर डी टी। डी टी से डी टी कट गया तो हमारे पास डी क्यू मीन चार्ज इज इक्वल टू डी फाई बाई आर आ गया, डी फाई बाई आर। तो इसमें आप देखें कि जो इंड्यूस चार्ज है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, चेंजिंग फ्लक्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कहा डी फाई बाई आर रेजिस्टेंस पे भी और फ्लक्स पे भी चार्ज डिपेंड करता है। टाइम नहीं है, टाइम कट गया था तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो इसमें फिर बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, टाइम पे डिपेंड नहीं करता इंड्यूस चार्ज। नेक्स्ट है, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एन एरिया बाउंडेड बाय अ क्लोज कंडक्टिंग लूप कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ए ऑप्शन एरिया ऑफ द लूप, बी मैग्नेटिक फील्ड, सी एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड बी, डी ऑल ऑफ दिस। यस, एज वी नो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और थीटा एंगल है। तो इनमें से जिसको भी आप चेंज करेंगे, बी को मीन मैग्नेटिक फील्ड को, ए एरिया को या एंगल को, तो फ्लक्स चेंज होगा। इसलिए ये सारे ऑप्शन ठीक है, डी इसमें राइट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस by an amount delta phi in time delta t. Then the total quantity of electric charge q that passes any point in the circle and the circuit during the time delta t is given by, ये मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, q किसके इक्वल आएगा, q इज इक्वल टू डी फाई या डेल्टा फाई बाय आर के इक्वल आएगा, क्योंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू ई एम एफ ओवर आर, ई एम एफ ओवर रेजिस्टेंस, तो ई एम एफ होती है डी फाई बाय डी टी। तो ई एम एफ की वैल्यू पुट कर दें, आई इज इक्वल टू डी फाई बाय आर डी टी। तो आई जो है करंट जो है वो डी फाई बाय डी टी के इक्वल होता है, तो डी टी से डी टी कट जाएगा, डी क्यू या क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डी फाई बाई आर। तो डेल्टा फाई बाई आर मीन्स में सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, याद रखिएगा
ये फ्लक्स में और चार्ज में और रेजिस्टेंस में आपस में रिलेशनशिप है, Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। नेक्स्ट है द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स द कॉइल along the axis passing through the center of the coil and perpendicular to the plane of the coil. The direction of the induced current in the coil when viewed in the direction of the motion of magnet is। फर्ज किया आप ये समझें कि स्क्रीन के ऊपर एक रिंग पड़ा हुआ है या दीवार के ऊपर, एक वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर एक रिंग हमने लटकाया हुआ है। अगर हम एक मैग्नेट को उस रिंग की तरफ ले जाएं, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल रिंग की तरफ है, तो फिर करंट क्या होगा रिंग में कि वो इसको अपोज करेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसका नॉर्थ पोल जो होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसमें जब आप मैग्नेट को टूवर्ड्स दी रिंग ले जाओगे तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा। अब उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि वो इसको अपोज करे, क्योंकि नॉर्थ पोल आपका जो है वो उस लूप की तरफ है, उस रिंग की तरफ है। तो जो उस लूप में या उस रिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका नॉर्थ पोल आउटवर्ड होगा अपोज करने के लिए। तो नॉर्थ पोल अगर आउटवर्ड होगा यानी कि आप लोगों की तरफ होगा तो राइट हैंड की फिंगर देखें कैसे कर्ल करेंगी, वो करेंगी एंटी क्लॉकवाइज में। तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। सो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इफ अ करंट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एम्पियर इन 0.1 seconds in a coil of 5 millihenry then the magnitude of the induced EMF will be। तो EMF की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी? EMF इज इक्वल टू आ जाएगी हमारे पास L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। माइनस नहीं लिखा क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। EMF इज इक्वल टू L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो L की वैल्यू, L सेल्फ इंडक्टेंस है, 5 इंटू 10⁻³ होगी। जो डेल्टा आई है ये चेंज इन करंट है। करंट क्या चेंज हुआ है? करंट चेंज हुआ है 0 to 1 में 5 माइनस इनिशियल करेंगे तो करंट की में चेंज 1 एम्पियर आई है। डेल्टा टी कितना है? 0.1। आप इसको सॉल्व करें, यह जगह 5 इंटू 10⁻² या 0.05 वोल्ट्स। 0.05 वोल्ट्स सी ऑप्शन हमारे पास है, इज द राइट आंसर। A coil of area 0.5 meter square is situated in a uniform magnetic field B 4 Weber per meter square and area vector makes an angle of 60 degree with respect to magnetic field as shown in figure. The value of the magnetic flux through the area would be A option 2 Weber, B 1 Weber, C 3 Weber, D 3/2 Weber। अब इसको सॉल्व भी किया गया, इसमें B ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी वाला 1 वेबर, वो कैसे? क्योंकि एंगल जो है बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री है। तो हम जानते हैं फ्लक्स का फार्मूला फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी हमारे पास है 4 इंटू जो एरिया है वो 0.5 कॉस 60। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कॉस 60 जो होता है 1/2, तो 2 के साथ 4 कट गया, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 1 वेबर आ जाएगा। 1 Weber is the right answer. A square coil of 10⁻² meter square area is held perpendicular to uniform magnetic field of intensity 10⁻³ Weber per meter square. The magnetic flux through the coil is A option 10 Weber, B 10⁻⁵ Weber, C 10⁵ Weber, D 100 Weber। अब इसमें आप देखें अगेन वही वाला फार्मूला फाई को बी ए कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। कॉस 0 1 के इक्वल होगा तो फाई इज इक्वल बी ए आ जाएगा। बी हमारे पास है 10⁻³ और एरिया 10⁻⁻², तो ये आ जाएगा 10⁻1 या 10 वेबर हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा।
A coil of n turns and area A is rotated at the rate of n rotation per second. n mean many rotation per second वो जो है वो coil rotate कर रही है. In magnetic field of intensity B, magnitude of maximum magnetic flux कितना होगा? Phi is equal to NBA cos theta होता है. तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए cos 0 1 होना चाहिए. जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा. तो कब cos 0 की वैल्यू cos थीटा 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NBA. तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा NBA. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. एन जो स्मॉल एन है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, यानी उतनी दफ़ा उसको घुमाया गया है, इसका कोई जो है वो उसमें रिलेशन नहीं होगा. सिंपल कैपिटल एन ए बी, ये ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है अ कॉइल हैज़ 1000 टर्न्स एंड 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट्स एरिया. The plane of the coil is placed at right angle to a magnetic field of 2 × 10⁻⁵ Weber per meter square. The coil is rotated through 180 degree. Coil को पूरा 180 डिग्री मीन उसको उल्टा दिया गया in 0.2 second. The average EMF induced in the coil in millivolts is A option 5, B 10, C 15, D 20. तो आंसर है 10 millivolts. कैसे आ गया? ये EMF मैंने स्मॉल से इसको डिनोट किया, डज नॉट मैटर. EMF है इज इक्वल टू माइनस NBA कॉस, अब थीटा चेंज हुआ था, कब लिखा हमने कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, क्योंकि उसमें कॉल को जब रोटेट करवाया गया तो एंगल 180 डिग्री चेंज होगा, मीन 0 से 180 डिग्री. तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 लिखा डिवाइड बाई टी. तो अब हमारे पास थीटा 1 0 है और थीटा 2 180 है. वैल्यू पुट करें, EMF इज इक्वल टू माइनस एन जो था वो हमारे पास 1000 है, बी जो है 2 × 10⁻⁵ है, और जो एरिया है वो 500 × 10⁻⁴, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटी 10⁻² होता है, जब स्क्वायर लेंगे 10⁻⁴ हो जाएगा. तो 500 × 10⁻⁴ कॉस 180 माइनस कॉस 0. अब कॉस 180 -1 होता है और कॉस 0 ये 1 होता है. तो -1 -2, तो जो बाहर माइनस है उससे +2 हो जाएगा. तो यह सॉल्व करेंगे और टाइम जो है वो 0.2 सेकेंड है. 10 सॉल्व के 10⁻², क्योंकि आंसर हमें मिली वोल्ट में पूछा गया तो हमें -3 चाहिए था. तो फिर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो डिवाइड करके ऊपर जाके -1 हो जाएगा, मीन 10⁻³ हो जाएंगे. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, The magnetic field of 2 × 10⁻² Tesla acts at right angle to a coil of a coil having 500 square turns. The average EMF induced in the coil is 10 cm volts placed when it is removed normal magnetic field T, which increases at the rate of 1 Tesla per second. 0.1 second induced B 0.01 second. ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. D EMF is equal to 20 second. इसमें हमने टाइम की वैल्यू 1 वोल्ट होगी, 0.5 वोल्ट होगी, C 1 वोल्ट है, 2 Tesla वोल्ट, और B2 जो है 0.5 वोल्ट. कैसे आया? थीटा अगेन वही फार्मूला, n की वैल्यू 50 EMF का, EMF 0.1 माइनस एन एरिया इसमें 100 मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, 100 × 10⁻⁴ माइनस एन गेन वही फार्मूला यूज करेंगे. EMF इज इक्वल टू माइनस cos थीटा ओवर डेल्टा माइनस B1 a cos थीटा ओवर डेल्टा टी 0 डिग्री. वैल्यू पुट करेंगे, आंसर टी का एन की वैल्यू 500, 0. एरिया 100, 0. × 10⁻⁴ ऑप्शन है, तो स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. अ सर्कुलर कॉइल ऑफ एरिया जो है वो स्क्वायर रूट है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ हैज या लेंथ इनक्लोज्ड एरिया ऑफ 0.1 मीटर स्क्वायर per turn. 10 cm × 10 cm is 100 cm perpendicular to magnetic field of induction. B2 जो है हमारे पास and rotated by 180 degree above B1 diameter perpendicular to the field in 0.1 second. B1 over delta. How much charge will pass Tesla per second when the coil is connected to a galvanometer with combined resistance? magnitude निकालनी है, ये पॉजिटिव लेनी है, 5 वोल्ट. A 0.2 कूलम, B 0.4 कूलम, C 2 कूलम और D 4 कूलम. तो आंसर है 0.4 कूलम. कैसे आया? n जो है नंबर ऑफ टर्न्स 500 बताई गई हैं, एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, थीटा 1 0 डिग्री और थीटा 2 180 डिग्री, क्योंकि उसको रोटेट करवाया गया फ्रॉम 0 to 180. तो b की वैल्यू 0.2 टेस्ला, डेल्टा t 0.1 सेकेंड और रेजिस्टेंस जो है वो 50 ओम है. तो वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, चार्ज का और फ्लक्स का जो आपस में रिलेशनशिप है. तो इसमें क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आप n बताएंगे तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे. Q इज इक्वल टू n d∅/r, n d∅/r. याद रखना ये फार्मूला चार्ज का
चार्ज इज इक्वल टू एन डी फाई बाई आर। तो फाई जो है वो बी ए कॉस थीटा आ जाएगा, और थीटा कॉस थीटा का इसलिए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ जाएगा। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 0.4 कूलम। यहाँ पे द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई with time t in a coil if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best representation। ये एक आप देख सकते हैं फिगर में, एक सोलिनॉइड है और एक मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल जो है वो राइट साइड पे और लेफ्ट की तरफ साउथ पोल है, वो टूवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है। अब इसमें जो 4 ग्राफ बनाए गए हैं उनमें से कौन सी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि जब ये उसके तरफ आएगा, जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे तो ईएमएफ जो होगी इसके अंदर वो इंड्यूस होगी, और ईएमएफ जो है वो हम जानते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक ईएमएफ को माइनस एन डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा कि मैग्नेटिक जैसे हम टूवर्ड्स द कॉइल आएंगे फ्लक्स जो है उसमें वो उसमें बढ़ेगा और ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस होगी और फैराडे लॉ के मुताबिक उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी फ्लक्स को। तो इसमें B option is the right answer। As the magnet moves towards the coil, the magnetic flux increases. Also, there is a change in polarity of induced EMF, क्योंकि उसको oppose करना उसमें when the magnet passes to the other side of the coil। तो जब उस तरफ चला जाएगा तो फिर वो अवे चला जाएगा तो फिर वो पॉजिटिव डिरेक्शन आ जाएगी। अब जो है वो बी ऑप्शन में पहले नेगेटिव में और बाद में पॉजिटिव हो जाएगी, तो बी ऑप्शन इज द best representation of this। No, a coil has 200 turns and area of 70 centimeter square। अब इसमें आप नोट कर लें कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी हैं, 200 है, और जो एरिया है वो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन 70 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है और टाइम लगा है डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। टू रोटेट थ्रू 180 डिग्री मीन 0 डिग्री से 180 डिग्री इसको रोटेट कराया गया होगा। ईएमएफ कितनी होगी, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। जो n है हमारे पास, आप इसमें देखें माइनस n कितना है 200, b 0.3, एरिया 70 इंटू 10⁻⁴ कॉस थीटा 2 है 180 और थीटा 1 कितना है 0, तो 180 कॉस 180 -1 कॉस 0 1 होता है ना, तो -1 -2, एक माइनस बाहर भी है हमारे पास, शुरू में माइनस एन बी ए लिखा था हमने, तो माइनस प्लस हो जाएगी, तो माइनस प्लस ये आ जाएगा 400 इंटू 0.3 इंटू 70 इंटू 10⁻⁴, ये आ जाएगा 8.4 वोल्ट्स। 8.4 वोल्ट्स, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम। एक कॉइल के रेजिस्टेंस है हमारे पास, आप 400 ओम नोट कर लें। इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद द कॉइल वेरी विद टाइम सच एज फाई कितना है, फाई इज इक्वल टू 50t² + 4। करंट इन द कॉइल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा। अब जो फाई है इसको आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लें, ये देखा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 50t² का डेरिवेटिव लें 100t + 4 कॉन्स्टेंट का 0 आ जाएगा, ये देखा 100t डेरिवेटिव डी फाई बाई डी टी। तो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू ई ओवर आर होता है, ई एम एफ ओवर आर। ई एम एफ की वैल्यू पुट कर दें, ई एम एफ की वैल्यू क्या है, एन डी फाई बाई डी टी ओवर आर। अब जो एन है, एक लूप एक कॉइल है हमारे पास, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके अंदर। डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू 500 नहीं 100
100 इंटू टी की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू 2 सेकंड पुट करें, इसका मतलब ये जाएगा 200, तो ओवर आर कितना 400, इसका मतलब आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 400 मीन 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, ए ऑप्शन राइट आंसर है, 0.5 एम्पेयर। A circular coil and a bar magnet placed nearby are made to move in the same direction. The coil covers a distance of 1 meter in 0.5 second, and the magnet a distance of 2 meter in 1 second. The induced EMF produced in the coil is A option 0, B 1, C 0.5 volt, D cannot be determined from the given information. अब देखिए पहले वेलोसिटी निकालनी कितनी है कॉइल की और मैग्नेट की, कॉइल की स्पीड ऑफ द मैग्नेट निकालें V1, 2 डिस्टेंस बाय टाइम 2 मीटर बाय 1 सेकेंड, इसका 2 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ मैग्नेट होगी। स्पीड ऑफ द कॉइल कितनी है, V2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम 1 मीटर ओवर 0.5, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं चीज़ें तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो ली जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो है माइनस की जाती है, तो माइनस में क्योंकि सेम वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी ज़ीरो, V1 माइनस V2 करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है तो फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही है, फ्लक्स में चेंज नहीं आ रही तो EMF इंड्यूस नहीं हो रही है, तो उसमें ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। A short circuited coil is placed in a time varying magnetic field. Electric power is dissipated due to current induced in the coil. If the number of turns were to be quadrupled and the wire radius halved, the electric power dissipated would A option halved, B the same, C doubled, and D quadrupled. Quadrupled mean 4 times, 4 गुना। तो पावर का फार्मूला हम जानते हैं P इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R होता है, या V स्क्वायर ओवर R हमने पढ़ा था, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, क्योंकि अब यहाँ पे EMF है तो हम E स्क्वायर ओवर R लिखेंगे, P इज इक्वल टू E स्क्वायर ओवर R। फिर E इंड्यूस्ड EMF है और ये माइनस d∅/dt के इक्वल है, तो माइनस एम फ्लक्स का फार्मूला होता है NA d∅/dB ओवर dt आ जाएगा। अगर स्क्वायर लेंगे तो n स्क्वायर A स्क्वायर dB/dt का स्क्वायर आ जाएगा, E स्क्वायर है ना, क्योंकि EMF का स्क्वायर ले रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगी n स्क्वायर A स्क्वायर dB/dt का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और स्क्वायर ऑफ द रेडियस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि एरिया के इन्वर्सली होती है ना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैपिटल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द वायर। अब जो एरिया है वो पाई R स्क्वायर होता है, इसका मतलब R स्क्वायर के इन्वर्सली है रेजिस्टेंस। आल्सो जो लेंथ होती है ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न, जितनी नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगी मतलब नंबर लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा लेंथ होगी ज़्यादा बल आएंगे ना उसको, तो लेंथ और जो नंबर ऑफ टर्न हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब हम जानते हैं इफ़ एरिया ऑफ द टर्न इज कॉन्स्टेंट देन P क्या हो जाएगी, P इज़ प्रोपोर्शनल टू जो E स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, EMF का स्क्वायर n स्क्वायर एरिया तो कांस्टेंट था ना, n स्क्वायर dB/dt ये भी कांस्टेंट है, n स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा R की वैल्यू पुट कर दो L स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, L स्क्वायर ओवर R स्क्वायर, जो सॉरी L ओवर R स्क्वायर, R की वैल्यू सिंपल पुट करनी, R की वैल्यू L ओवर R स्क्वायर है, तो L ओवर R का स्क्वायर जो बटे में R स्क्वायर होगा ना, स्मॉल R स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा, n स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर ओवर L आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अब यहाँ से देखें कि जो n जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं जब ये 4 गुना की, नंबर ऑफ़ टर्न्स 4 गुना की तो लेंथ भी 4 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन फार्मूले में देखेंगे n का ऊपर स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर देंगे 16 ज़रब रेडियस हमने किया था हाफ R स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर करेंगे R बाई 4 हो जाएगा, और नीचे जो लेंथ है ये भी 4 गुना हो जाएगी, वो सिंपली उसका कोई पावर नहीं है। तो जब
ये 4 से 16 जो है वो कट जाएंगे, 4 आ जाएगा। मीन जो एन स्केयर ओवर एल है ना, एन स्केयर ओवर एल का जो इफ़ेक्ट होगा वो कितना होगा, वो 4 टाइम होगा, क्योंकि एन का स्क्वेयर का 4 टाइम जो पावर टाइम बढ़ जाएगा, जितनी पावर उतना गुना बढ़ जाएगा, और लेंथ का सिंपली हो जाएगा। मीन अगर एन नंबर ऑफ टर्न 4 गुना बढ़ी हैं तो एन का स्क्वेयर 16 आ जाएगा, बटा जो लेंथ है उसको 4 गुना बढ़ी है, तो नंबर ऑफ टर्न 4 गुना बढ़ने से लेंथ 4 गुना बढ़ी है, तो 16/4 करेंगे तो 4 गुना इफेक्ट होगा। एन स्क्वेयर बाई एल का जो इफेक्ट होगा ना वो 4 गुना होगा, जबकि आर का आर/2 करना है, हमें रेडियस हाफ करना है, तो आर स्क्वेयर बाई 4 आ जाएगा, तो 4 से फिर 4 कट जाएगा, इसका मतलब आंसर आएगा 1, मीन कांस्टेंट आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन इज द सेम। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको समझ लेंगे, सेम आ जाएंगे क्योंकि जो इफेक्ट होगा। ये नेक्स्ट है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equal to 40 milli Tesla with its plane perpendicular to the field. If the radius of the loop starts shrinking at a constant rate of 0.2 millimeter per second, then the induced EMF in the loop at an instant when its radius is 1 centimeter is A option 0.1 pi microvolts, B 0.2 pi microvolts, C 1 पाई माइक्रोवोल्ट्स, या डी ऑप्शन है 0.16 पाई माइक्रोवोल्ट्स। अब देखते हैं हम इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं EMF इज इक्वल टू माइनस डी/a/dt होता है। एरिया जो सर्कुलर लूप का होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया के वैल्यू पुट करते हैं पाई आर स्क्वायर, तो EMF इज इक्वल टू माइनस डी/dt पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जो है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे रिस्पेक्ट टू टी, क्या जाएगा माइनस बी इंटू 2 πr/dr/dt, और 2 πbr इंटू माइनस dr/dt। वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू पाई के पाई रहने दें, 40 इंटू 10⁻³ और जो आर है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें 1 इंटू 10⁻², और dr/dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेडियस था 0.2 मिली 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करें 0.16 पाई माइक्रोवोल्ट्स, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। A solenoid has 2000 turns wounded over a length of 0.314 meter. Around its central section, a coil of 100 turns and area cross section 1 into 10⁻³ meters is wounded. If an initial current of 2 ampere in the solenoid is reversed in 0.25 seconds, the EMF induced in the coil is equal to A option है 6 into 10⁻4 volts, B है 12.8 millivolts, C है 6 into 10⁻2 volts, या D है 12.8 volts. Now let's solve it. Magnetic field at the center of solenoid is given by Faraday's law, हमने पढ़ा था। तो फैराडे लॉ के ज़रिए जो सोलिनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी इज इक्वल टू μ0 Ni। यहाँ पे जो स्मॉल n है ये इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N ओवर L। वेरी गुड कर दें, B इज इक्वल टू μ0 कैपिटल Ni ओवर L। वैल्यूज पुट करें, आंसर आया 16 इंटू 10⁻³ टेस्ला। This magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. Now, magnetic flux linked with the coil phi is equal to n prime BA। n प्राइम है, ये जो बीच वाली कॉइल है उसकी बात कर रहे हैं, n प्राइम BA। इंड्यूस्ड EMF किसकी इक्वल होगी, इज इक्वल माइनस d∅/dt। फाई की वैल्यू पुट कर दें, n प्राइम BA n प्राइम A इंटू dB/dt, और B की वैल्यू जो है वो माइनस बी चेंज आएगी, माइनस 2b माइनस प्लस हो जाएगा 2n प्राइम BA ओवर dt। वैल्यूज पुट करें 12.8 मिली वोल्ट्स, आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। In the following figure, the magnet is moved towards the coil with the speed v and induced EMF is E. If the magnet and coil recede away, दूर हटें
from one another, each with speed v, the induced EMF in the coil will be A option है, EMF की इक्वल होगा, B option डबल हो जाएगी EMF का, C है हाफ हो जाएगी, D है 4 टाइम हो जाएगी। तो हम जानते हैं d∅dt जो है वो EMF होती है। फर्स्ट केस में देखा कॉयल मूव कर रही थी टूवर्ड्स द कॉयल, मैग्नेट मूव कर रहा टूवर्ड्स द कॉयल, सिर्फ जो कॉयल रेस्ट में थी, मैग्नेट मूव कर रहा था, तो उस वक्त जो EMF थी वो d∅dt के ऊपर थी। फिर क्या हो, दोनों मूव करना शुरू हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटीज़ क्या कर लेते हैं, प्लस कर देती हैं, इसका मतलब डबल हो जाएगी वेलोसिटी, उससे जो हमारे पास EMF हो जाएगी वो भी डबल हो जाएगी, 2 टाइम हो जाएगी, 2 टाइम ऑफ फर्स्ट केस की EMF। उसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। No, a rectangular loop is drawn from left to right across a uniform magnetic field perpendicular to the plane of the loop। आप ये देख सकते हैं क्रॉस के साइन नज़र आ रहे हैं आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन या इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर आप कह सकते हो, या अवे फ्रॉम अस कह सकते हैं। इसके अंदर ये एक रेक्टेंगुलर लूप, उसके अंदर जो है वो अंदर लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाई जा रही है, पोजीशन 1, 2, 3 और 4। ए में क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 1 इज़ क्लॉकवाइज। बी में कहता है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 2 इज़, पोजीशन 2 में क्लॉकवाइज है। सी में कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 3 इज़ एंटी क्लॉकवाइज। डी में कहता है डायरेक्शन ऑफ करंट इन पोजीशन 4 इज़ क्लॉकवाइज। अब देखें पोजीशन 1 में कोई फ्लक्स जो है वो उसमें चेंज नहीं हो रहा, तो पोजीशन 1 में किसी किस्म की कोई करंट नहीं होगा, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन पोजीशन 1। दूसरी में अब देखें करंट फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ जो जब फ्लक्स बढ़ रहा होता है तो EMF उसको कम करने की कोशिश करती है, और उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसमें करंट होगा 2 में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसको अपोज करने में उसके लिए फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा इंड्यूस इन पोजीशन 2 बिकॉज इट इज़ केस ऑफ इंक्रीज इन फ्लक्स। सो अब थर्ड केस में फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई उसमें फ्लक्स चेंज नहीं आएगी, कोई EMF इंड्यूस होगी, कोई करंट नहीं होगा। फोर्थ में फ्लक्स कम हो रहा है, कम हो रहा है तो करंट में उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको हमारी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना होगा। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड, तो हमारा जो थंब होना चाहिए वो भी उधर होना चाहिए। तो कर लेगा द फिंगर, देखें कैसे बनता है, क्लॉकवाइज बनता है, इसलिए पोजीशन 4 में करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2 coils हैं ये हमारे पास, P and Q are lying a little distance apart coaxially. If an anti-clockwise current I is suddenly set up in the coil P, then the direction of current in coil Q is A option clockwise, B towards north, C towards south, D anti-clockwise। अब Q coil के अंदर करंट की डायरेक्शन बतानी क्या होगी, तो उसके अंदर होगी क्लॉकवाइज, क्योंकि current set up in the coil P is anti-clockwise, which increases the dots। ये dots नज़र आ रहे हैं, तो ये dot को increase कर रहा है, increases the dots linked with the coil Q। hence क्या होगा, induced current in the coil Q will be clockwise। उसको increase करने की कोशिश करने के लिए उसको फिर करंट जो होगा वो clockwise होगा, P में anti-clockwise और Q में clockwise होगा। A current carrying solenoid is approaching a conducting loop as shown in figure। जब देख सकते हैं सोलिनॉइड है, ये कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है कॉइल की तरफ। ऑब्जर्वर के लिहाज से बताना है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ऑब्जर्वर खड़ा है राइट साइड की तरफ। अब अगर आप देखें जो कॉइल है जो सोलिनॉइड है इसमें करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो कॉइल की तरफ होगा, तो कॉइल में फिर फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगी, करंट उसका करंट उसके करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ऑब्जर्वर के लिहाज से क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज होगी तो उसका नॉर्थ पोल जो होगा वो लेफ़्ट की तरफ होगा और वो सोलिनॉइड की नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा।
सो ऑब्जर्वर के लिहाज से जो राइट साइड पे है डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी क्लॉकवाइज. Now consider a metal ring kept on a horizontal plate. A bar magnet is held above the ring with its length along the central axis of the ring. If the magnet is not dropped freely, जो मैग्नेट आप देख रहे हैं मैग्नेट को गिरा दिया जाए, द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, ए ऑप्शन है मोर देन जी हो जाएगा, सी इक्वल टू जी हो जाएगा, सी लेस देन जी हो जाएगा, डी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ मैग्नेट. अब देखिए जैसे मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल मूव करेगा उसका फ्लक्स चेंज होगा रिंग के अंदर. फ्लक्स चेंज होने से रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, करंट इंड्यूस होगा. वो करंट अपोज करेगा, करंट जो होगा वो मैग्नेट की मोशन को अपोज करेगा. इसकी वजह से जो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी से फ्री फॉल से लेस होगा. सो इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. When the magnet is allowed to fall vertically along the axis of the loop with its north pole towards the ring, the upper face of the ring will become north pole in the attempt to oppose. That is why जो अपोज करने की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा वो कम हो जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगी. इसकी वजह से हम कहेंगे सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेस देन जी. द इक्वेशन डेल क्रॉस E, del क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी. इसे क्या कहते हैं? ये ऑप्शन फैराडेज लॉ कहते हैं, बी एम्पियर्स लॉ. करंट इन अ सर्कल डिपेंड्स अपॉन दी ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ लूप. तो डेल क्रॉस E बी रेजिस्टेंस ऑफ बी बाई डी टी को हम क्या कहते हैं? सी स्पीड ऑफ द लूप, डी नॉन ऑफ दिस. फैराडेज इंड्यूस करंट इन अ सर्कल डिपेंड्स आई इज इक्वल करंट इज इक्वल टू ईएमएफ ओवर आर. ये फैराडेज लॉ की जो आर के लिए इन्वर्स इक्वेशन होता है. इंड्यूस करंट जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. 1 एम्पीयर का करंट है डीसी, डीसी का मतलब कांस्टेंट करंट. नेक्स्ट है इफ द कांस्टेंट एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, 1 एम्पीयर बढ़ा दें, 1 एम्पीयर करंट का फ्लक्स रिमेंस 1 हर्ट्ज है. फ्लक्स डेंसिटी क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर 100 हर्ट्ज. हम जानते हैं 100 हर्ट्ज इक्वल का जो करंट है बी ए होता है. 100 हर्ट्ज बी इज इक्वल टू फाई है, वो करंट चेंज हो रहा है. बी को उसकी जो फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं जो हो रही है. इसमें क्या हुआ? मैंने सी ऑप्शन के लिए ज़्यादा चेंज होने एरिया के साथ ज़्यादा फ्लक्स का चेंज आएगी और ज़्यादा क्या रिलेशन है होगी इन्वर्स मैक्सिमम, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट बताया था. सी ऑप्शन फाई इज इक्वल टू डी बी ए होता है, बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए और सी में बी सी में इन्वर्स प्रोपोर्शन वो कांस्टेंट होता है. इसका मतलब क्या हुआ? एरिया बढ़ने से किस्म की जो उसने बी ए और सी को डेंसिटी हो गई वो गिरेगा बी और सी. अब बी में जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हर्ट्ज है. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाय. अब डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में एम्पेयर लॉ है या लेंजेस लॉ है या स्नेल्स लॉ है या फैराडेज लॉ है? तो डेफिनेटली लेंजेस लॉ है. इट टॉक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. द यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज. परमिटिविटी का फ्री का ऐसा यूनिट क्या होता है? परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस का वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर. जबकि जो परमिटिविटी होती है उसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. तो जो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है म्यू नॉट, जिसकी वैल्यू 4 पाई -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. द मोशनल EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉयल इज इंडिपेंडेंट ऑफ. मोशनल EMF किस पे डिपेंड नहीं करती है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है. मोशनल EMF इज इक्वल टू VBL साइन थीटा. VBL साइन थीटा, इसमें कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, उसका हम रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करते हैं. नेक्स्ट है ऐसा यूनिट ऑफ डी फाई बाई डी टी. अब डी फाई बाई डी टी क्या है? हम जानते हैं फैराडेज लॉ के मुताबिक EMF इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. तो डी फाई बाई डी टी जो है वो वोल्ट्स होंगे. वैसे तो ये वेबर पर सेकंड बनता है, तो वेबर पर सेकंड को आप सॉल्व करोगे तो ये वोल्ट्स के इक्वल आ जाएगा. तो बी ऑप्शन इसमें
राइट आंसर है वोल्ट्स। The energy resides in current carrying conductor in the form of A option magnetic field, B electric field, C thermal vibrations, D both A and B। तो इसमें आप देखें जब करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है जूल पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ ए ऑप्शन रेजिस्टिविटी, बी रेजिस्टेंस, सी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है या डी इंडक्टेंस है। तो जो जूल पर मीटर क्यूब है ये असल में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का ये यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, मैग्नेटिक एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? ये ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, सी रजिस्टर, डी ऑल ऑफ दिस। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर के अंदर स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है। रजिस्टर एनर्जी स्टोर नहीं करता, रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करता है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। म्यू नॉट एम स्क्वायर ए एल हैज़ द यूनिट्स ऑफ, अब म्यू नॉट एम स्क्वायर ए एल है क्या? म्यू नॉट एम स्क्वायर ए एल जो होता है ये इंडक्टेंस होती है एल, इंडक्टेंस का असल में जो है वो हेनरी होता है, आफ्टर द नेम ऑफ जोसेफ हेनरी। तो म्यू नॉट एम स्क्वायर ए एल है द यूनिट ऑफ हेनरी। नेक्स्ट है 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज, उसमें आप यूज़ करेंगे मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल 50 इंटू 10⁻³ और आई है 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, 50 2 ज़ा 100, 100 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 0.1 जूल, 0.1 जूल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द EMF इंड्यूस्ड इन 10 मिली हेनरी इंडक्टर इन विच करंट चेंजेस फ्रॉम 15 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 1 मिली सेकेंड प्लेस। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें EMF इंड्यूस्ड करनी है इसके अंदर इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के अंदर EMF इज इक्वल टू L di/dt होता है, di/dt। तो मैंने जो मालूम करनी है L है 10 इंटू 10⁻³ 10 मिलियन 10 10⁻³ इंटू DL, करंट चेंज हुआ है 15 से 5, 15 से 5, इसमें 5 माइनस करेंगे 15 तो जाएगा 10 ओवर टाइम 1 मिली 1 10⁻³, तो -3 से -3 काट गया, 10 आर 100 वोल्ट्स। तो EMF की जो मैग्नीट्यूड होगी 100 वोल्ट्स हो गया। When current through inductor is made double, the magnetic energy stored in inductor becomes A option double, B 4 times, C 3 times, D half। अब आप जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर EMF E इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आई के स्क्वायर के डायरेक्ट रिलेशन में है एनर्जी, तो आई जब डबल करेंगे तो डबल का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 टाइम जो एनर्जी है वो हमारी बढ़ जाएगी इंडक्टर के अंदर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल डज नॉट डिपेंड, सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती है, कोर मटेरियल पे करती है, टर्न ऑफ द कॉइल पे करती है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे करती है। बी ऑप्शन है वेट ऑफ द कॉइल, तो वेट का कहीं जिक्र नहीं है इंडक्टेंस के अंदर, इसलिए वेट पे डिपेंड नहीं करती है। द क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू मास इज ए ऑप्शन करंट, बी कैपेसिटेंस, सी रेजिस्टेंस, डी इंडक्टेंस। तो करेक्ट आंसर है इंडक्टेंस, क्योंकि जो मास होता है वो इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, मैकेनिक्स में मास जो है वो इनर्शिया होता है, या जितनी मास ज़्यादा होगी उतनी बॉडी के अंदर टेंडेंसी ज़्यादा पाई जाती है रेजिस्ट करने की एनी चेंज।
तो इंडक्टेंस क्या है, इंडक्टेंस में जब आप करंट चेंज करते हो तो ईएमएफ इंड्यूस होती है जो अपनी काज को अपोज करती है। तो इंडक्टर जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट में चेंज को वो अपोज करता है। तो यही प्रॉपर्टी जो है मैथ के अंदर होती है कि वो पोजीशन में चेंज को अपोज करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडक्टेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी में वो क्वांटिटी है जो मैथ्स जो मैकेनिक्स में है उसके इक्विवेलेंट कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है, if L, C, R represent inductance, capacitance and resistance, then which of the following represent frequency? अब इनमें से कौन कौन से जो क्वांटिटीज़ हैं 1/RC, R/L या 1/LC अंडर रूट जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल है 1/RC। R जो है वो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस होती है इसका यूनिट ओहम होता है या वोल्ट पर एम्पेयर होता है, क्योंकि V इज इक्वल आई आर ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल आई आर और R इज इक्वल टू V/I। V वोल्ट पर एम्पेयर, तो R की वैल्यू लिखेंगे आप वोल्ट पर एम्पेयर, तो 1/R की वोल्ट पर एम्पेयर। और जो कैपेसिटेंस है Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q/V। Q कूलम ओवर V वोल्ट। तो देखें वोल्ट से वोल्ट कट गए, ये एम्पियर ऊपर चला गया, एम्पियर पर कूलम। तो एम्पियर पर कूलम, कूलम होता है इक्वल कूलम होता है Q इज इक्वल आई टी एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर से एम्पियर कट गया 1/सेकेंड, 1/सेकेंड ये सेकेंड इनवर्स, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। इसका मतलब 1/RC जो है वो फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह R/L, R/L, R का वही वोल्ट पर एम्पियर और L जो है इंडक्टेंस इसका होता है हेनरी, या हेनरी होता है वोल्ट 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 पर एम्पियर सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड। अब ये जो वोल्ट से वोल्ट कट गया और एम्पियर से एम्पियर कट गया तो 1/सेकेंड ही आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, ये भी फ्रीक्वेंसी का यूनिट बन गया। सी ऑप्शन है 1/LC अंडर रूट, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी एफ को 1/2π LC अंडर रूट होता है, बटे में LC अंडर रूट होता है, तो ये भी फ्रीक्वेंसी बनती है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तीनों फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी L/CVR आर इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ ए ऑप्शन 1 करंट, बी करंट, सी 1 चार्ज और डी चार्ज। देखें L/CVR, अब देखें आपने ऊपर कहा ये R/L जो था वो क्या था, वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट था सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर L/R करें, L/R जो है ना इस फार्मूले में L/CVR में L/R ये हमारा आ जाएगा सेकेंड ओवर CV, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो ये बन गया कूलम, सेकेंड पर कूलम। जो कूलम होता है ये होता है एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, सेकेंड करके 1/एम्पियर। एम्पियर किसका यूनिट होता है, करंट का, तो 1/करंट। तो इसमें फिर ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा 1/करंट। नेक्स्ट है हेनरी में बी इक्विवेलेंट टू, हेनरी किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब जो वोल्ट पर एम्पियर है, वोल्ट पर एम्पियर इसको ओहम कहते हैं, ओहम और सेकंड का सेकंड वैसे आ गया ओहम इंटू सेकेंड, तो ओहम इंटू सेकेंड जो है ये हेनरी के इक्विवेलेंट है। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।